उसका आखिरी संदेश सिर्फ एक युवक के फोन की स्क्रीन पर ही नहीं, बल्कि गुजरात पुलिस की एक मुख्य फाइल में सबूत बनकर दर्ज हो गया था। आकर मुझे ले जाओ, नहीं तो मेरे परिवार वाले मेरी जबरन शादी करवा देंगे। अगर मैंने मना किया तो वे मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो। यह संदेश सिर्फ एक डरी हुई लड़की की गुहार नहीं था, बल्कि एक ऐसा भविष्य सूचक संकेत था जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। सवाल अब सिर्फ यह नहीं था कि 18 वर्षीय चंद्रिका चौधरी की मौत कैसे हुई। सवाल यह था कि उसकी आवाज इतनी डरी हुई और मदद के लिए इतनी बेकरार क्यों थी। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसके अपने ही खून ने, उसके पिता और चाचा ने उसकी हत्या की साजिश क्यों रची और उसे अंजाम तक क्यों पहुंचाया। यह कहानी है एक सपने की, एक आजादी की चाहत की, और एक ऐसी पारंपरिक सोच की जिसने सपने देखने की कीमत एक युवती की जान देकर चुकाई। यह कहानी शुरू होती है फरवरी 2025 के एक सामान्य से दिन से, लेकिन जल्दी ये एक ऐसे रहस्यमय, दर्दनाक और हैवानियत भरे अंत की ओर मुड़ जाती है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फरवरी 2025 का एक सामान्य सा दिन था। गुजरात के बनासकांठा जिले के थाराद शहर का बस स्टैंड सुबह की रौनक में डूबा हुआ था। धूप तेज हो रही थी और स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही थी। इन्हीं यात्रियों में एक थी 18 वर्षीय चंद्रिका चौधरी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसा सपना जो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। डॉक्टर बनने का सपना। वह पालनपुर में रहकर एनईटी की तैयारी कर रही थी और आज उसे कोचिंग क्लास के लिए जल्दी पहुंचना था। लेकिन बस का इंतजार करते करते वह बेचैन हो रही थी। समय बीत रहा था और बस का कोई अतापता नहीं था। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो शायद अपनी गाड़ी से पालनपुर जा रहा था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद चंद्रिका ने हिम्मत करके उस युवक से पूछा, क्या आप पालनपुर जा रहे हैं? क्या मैं साथ आ सकती हूं? यह सवाल सिर्फ एक सवारी का प्रश्न नहीं था, बल्कि चंद्रिका की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। वो युवक था हरीश चौधरी, जो आगे चलकर इस कहानी का न सिर्फ एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था, बल्कि चंद्रिका के सपनों और उसकी यादों का एकमात्र सहारा बनकर रह जाने वाला था। यह कोई साधारण सफर नहीं था। बस के इंतजार के दौरान शुरू हुई बातचीत जल्दी ही एक गहरी समझ में बदल गई। चंद्रिका ने बताया कि वह मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती है, जबकि हरीश ने अपने व्यवसाय के बारे में बताया। इस छोटी सी यात्रा के दौरान दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर एक्सचेंज किए। हरीश ने बाद में पुलिस को बताया, उस दिन वह बस मुझसे आकर मिली और पूछा, क्या आप पालनपुर जा रहे हैं? क्या मैं साथ आ सकती हूं? मैं नहीं जानता था कि ये एक छोटी सी सवारी मेरी और उसकी जिंदगी सब कुछ बदल देगी। धीरे धीरे ये दोस्ती एक गहरे लगाव में बदल गई। वे फोन पर घंटों बातें करते, भविष्य की योजनाएं बनाते। हरीश ने बताया कि चंद्रिका उसे अपनी पढ़ाई के बारे में बताती, अपने सपनों के बारे में बताती, लेकिन साथ ही वह अपने डर के बारे में भी बताती। डर परिवार का, डर समाज का, डर उस जिंदगी का जो उसके लिए बना दी गई थी। चंद्रिका कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो एक मेहनती और होनहार छात्रा थी, जिसने अपनी 12वीं की परीक्षा 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी और एनईटी 2025 की तैयारी कर रही थी। उसकी दिनचर्या सुबह 4 बजे उठने से शुरू होती और रात तक पढ़ाई में ही बीतती। पड़ोसी बताते थे कि चंद्रिका अक्सर रात देर तक पढ़ती रहती थी। उसके कमरे की लाइट देर रात तक जलती रहती थी। ये लाइट सिर्फ एक बल्ब की रोशनी नहीं, बल्कि उसके जुनून और लगन की मिसाल थी। हरीश ने पुलिस को बताया कि चंद्रिका गायनाकोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन बनना चाहती थी। वो अक्सर कहती थी कि वह गांव की औरतों की मदद करना चाहती है, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाना चाहती है। उसके सपने स्पष्ट और ऊंचे थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये सपने उसके परिवार की पारंपरिक और संकीर्ण सोच से टकरा रहे थे। चंद्रिका का परिवार चौधरी पटेल समुदाय से ताल्लुक रखता था, जो पारंपरिक रूप से कृषि कार्य में लगा हुआ था। परिवार में उसके पिता सेढ़ा दरगाह पटेल, उसकी मां, एक भाई जो पालनपुर में पढ़ता था, और उसके चाचा शिवराम दरगाह पटेल शामिल थे। चंद्रिका के पिता और चाचा को उसकी उच्च शिक्षा की इच्छा और हरीश के साथ रिश्ते पर सख्त आपत्ति थी। पुलिस जांच में पता चला कि चंद्रिका ने अपने माता पिता से कहा था कि उसने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि वे उसकी आगे की पढ़ाई के खिलाफ थे। चंद्रिका के गांव दांतिया का माहौल काफी पारंपरिक था। यहां लड़कियों की उच्च शिक्षा को संदेह की नजर से देखा जाता था। चंद्रिका की सफलता कई लोगों को पसंद नहीं आती थी। उसके चाचा शिवराम अक्सर कहते थे, लड़की को इतना पढ़ा लिखा कर क्या करना है, आखिरकार तो उसे घर संभालना है। ये सोच चंद्रिका के सपनों पर भारी पड़ रही थी। वह जितना आगे बढ़ना चाहती थी, परिवार उसे उतना ही पीछे खींच रहा था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंद्रिका के चाचा शिवराम ने कुछ कॉलेजों का दौरा किया और लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ते देखा।
इसने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने चंद्रिका के पिता सेढ़ा से कहा कि उसे वहां नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो किसी लड़के से प्यार करके उससे शादी कर लेगी और इससे परिवार की बदनामी होगी। ये डर और बदनामी की ये भावना ही वो जहर थी जिसने चंद्रिका के जीवन को नर्क बना दिया। परिवार ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसका फोन छीन लिया गया, उसे सोशल मीडिया से दूर कर दिया गया और उसे घर के कामों तक सीमित कर दिया गया। उसकी अपनी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी तय करने की कोशिश की गई। चंद्रिका ने हरेश को बताया कि वह डरी हुई है और उसे यकीन था कि अगर परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो वे उसे मार डालेंगे। मार्च और अप्रैल के महीने में तनाव और बढ़ गया जब परिवार ने चंद्रिका की शादी की बातचीत शुरू कर दी। चंद्रिका ने हरेश को बताया कि उसके माता पिता उसकी शादी किसी अमीर परिवार में तय करना चाहते हैं। वो बहुत परेशान थी और अक्सर रोती रहती थी। हरेश ने पुलिस को बताया कि चंद्रिका ने कहा था, अगर मैंने शादी से मना किया तो वे मुझे मार डालेंगे। मई आते आते स्थिति और गंभीर हो गई। चंद्रिका का परिवार उस पर लगातार नजर रखने लगा। उसे अकेले कहीं जाने की इजाजत नहीं थी। उसके चाचा शिवराम उसके हर कदम पर नजर रखते थे। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रिका के पिता सेढ़ा और चाचा शिवराम ने मिलकर फैसला किया कि उसे जल्द से जल्द शादी के लिए तैयार किया जाए। इन्हीं हालात में चंद्रिका ने हरेश के साथ घर छोड़ने का फैसला किया। एक ऐसा कदम जो उसके लिए आजादी की सांस लेने जैसा था, लेकिन उसके परिवार के लिए इज्जत का सवाल बन गया। उसने हरेश को संदेश भेजकर अपनी मजबूरी बताई और कहा कि अब वो और नहीं सह सकती। 4 जून 2025 की सुबह चंद्रिका ने सामान्य दिनों की तरह ही घर से निकलने का नाटक किया, लेकिन आज उसकी मंजिल स्कूल नहीं बल्कि आजादी थी। उसने हरेश के साथ मिलकर एक सुनियोजित योजना के तहत घर छोड़ने का फैसला किया था। ये उसके डर और परिवार के दबाव से मुक्ति की कोशिश थी। दोनों ने थाराद से अहमदाबाद के लिए बस पकड़ी, जहां उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत करनी थी। अगले ही दिन 5 जून को उन्होंने अहमदाबाद के मिर्जापुर कोर्ट में एक लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ये एक कानूनी दस्तावेज था जो उनके रिश्ते को मान्यता देता था। कोर्ट परिसर में उस दिन चंद्रिका के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो आजाद महसूस कर रही थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करने का हक हासिल कर लिया हो। हरेश ने बाद में पुलिस को बताया कि इन दिनों में चंद्रिका पहले से ज्यादा खुश और निश्चिंत दिखती थी। वो अपने भविष्य की योजनाएं बनाती, डॉक्टर बनने के सपने देखती। इसके बाद वे मध्य प्रदेश और राजस्थान की यात्रा पर निकले। ये यात्रा महज भागने की नहीं, बल्कि अपने अधिकारों को हासिल करने की यात्रा थी। लेकिन यह आजादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। चंद्रिका के परिवार ने उसे ढूंढ निकालने की ठान ली थी। 8 जून को चंद्रिका के परिवार ने थाराद पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवार ने पुलिस को बताया कि चंद्रिका का अपहरण किया गया है। इसी दौरान परिवार ने हरेश के खिलाफ अन्य मामलों की जानकारी पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस ने हरेश की तलाश शुरू की। 12 जून को थाराद पुलिस की एक टीम चंद्रिका के चचेरे भाई हीरा के साथ राजस्थान के एक रिसोर्ट में पहुंची और उस दंपति को ढूंढ निकाला। हरेश के आरोप के अनुसार स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना उन्हें अपराधियों की तरह उठा लिया गया। उन्हें थाराद पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां एक विवादास्पद घटना घटी। पुलिस स्टेशन में चंद्रिका को उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया, जबकि हरेश को एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। हरेश ने बाद में अदालत में आरोप लगाया कि पुलिस ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और चंद्रिका को उसके परिवार के साथ जबरन भेज दिया। भले ही चंद्रिका ने खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया और उसने अपने डर का इजहार किया था। चंद्रिका को उसके पिता सेढ़ा और चाचा शिवराम के साथ उसके गांव दांतिया ले जाया गया। रास्ते भर वो चुपचाप रही, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। गांव पहुंचते ही परिवार ने उस पर पाबंदियां और कड़ी कर दी। उसका फोन फिर से छीन लिया गया, उसे घर के कामों में उलझा दिया गया और उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया। वो फिर से उसी पिंजरे में कैद हो गई थी, जिससे वो भागने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार पिंजरा और मजबूत था। इसके 2 दिन बाद 14 जून को एनईटी के नतीजे घोषित हुए और चंद्रिका ने फिर से अच्छे अंक हासिल किए। उसके 478 अंक, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 490 अंक थे, जो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट पाने के लिए पर्याप्त थे। यह वो पल होना चाहिए था जब चंद्रिका और उसके परिवार को उस पर गर्व होना चाहिए था, लेकिन उल्टा यह सफलता उसकी नजरबंदी का कारण बन गई। अब वह एक तरह की कैद की जिंदगी जी रही थी। उसे पढ़ने लिखने की भी इजाजत नहीं थी। उसके सपने एक बार फिर उससे छीन लिए गए थे। 17 जून को
चंद्रिका ने किसी तरह एक पुराने फोन से हरेश को इंस्टाग्राम मैसेज भेजे। यह संदेश उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों की सबसे महत्वपूर्ण गवाही बन गए। उसने लिखा, आकर मुझे ले जाओ, नहीं तो मेरे परिवार वाले मेरी जबरन शादी करवा देंगे। अगर मैंने मना किया तो वे मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो। यह संदेश हरेश के लिए एक सदमे की तरह था। उन्होंने तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू की और 23 जून को उनके वकील ने गुजरात हाई कोर्ट में एक हबियस कॉर्पस याचिका दायर की, जिसमें चंद्रिका को अदालत के सामने पेश करने की मांग की गई। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 27 जून की तारीख तय की, लेकिन न्यायालय की इस सुनवाई से पहले ही चंद्रिका के परिवार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज सबसे अहम थी। चंद्रिका का वो फोन जिससे उसने ये संदेश भेजे थे गायब हो गया था। यह गायब फोन आगे चलकर जांच का एक महत्वपूर्ण सबूत बनने वाला था। लेकिन कोर्ट की सुनवाई से पहले ही 24 जून की शाम को चंद्रिका के परिवार ने आरोप दावे के अनुसार एक सुनियोजित योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार उसके चाचा शिवराम ने उसे नींद की गोलियां मिला हुआ दूध पिलाया। चंद्रिका ने बेखटके दूध पी लिया, ये नहीं जानती कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी पेय होगा। वो अपने सपनों, अपनी उम्मीदों और अपनी आजादी के ख्वाब देखती हुई गहरी नींद में सो गई। रात 9 बजे के आसपास जब चंद्रिका गहरी नींद में थी, परिवार के 3 सदस्य, पिता सेधा, चाचा शिवराम और चचेरा भाई नारायण, ने आरोप दावे के अनुसार उसकी हत्या कर दी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने उसके गले में दुपट्टा लपेटकर उसकी सांसें रोक दी। इसके बाद उन्होंने शव को घर के आंगन में लटकाकर आत्महत्या का नाटक रचा। यह वो पल था जब एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई थी। 25 जून की सुबह परिवार ने गांव वालों के बीच चंद्रिका की मौत की अलग अलग खबरें फैलाई। कुछ लोगों को बताया गया कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, तो कुछ करीबी रिश्तेदारों को आत्महत्या बताई गई। हैरानी की बात यह है कि चंद्रिका के पालनपुर में पड़ रहे भाई को भी उसकी मौत की खबर नहीं दी गई और न ही उसके अंतिम संस्कार में बुलाया गया। ये एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करने वाला कदम था। बिना किसी डॉक्टर से सलाह लिए, बिना पोस्टमार्टम करवाए और बिना पुलिस को सूचित किए हड़बड़ी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार ने बाद में एक डेथ सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया, जिसे बाद में हाई कोर्ट में पेश किया गया। 25 जून की दोपहर को जब हरेश को चंद्रिका की मौत की खबर मिली तो वह स्तब्ध रह गया। खबर मिलते ही वो तुरंत थाराद के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने वकील से संपर्क किया और स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। हरेश को यकीन था कि चंद्रिका की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। उसने तुरंत पुलिस अधिकारियों, गुजरात मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री कार्यालय को एक विस्तृत शिकायत लिखकर चंद्रिका की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की। 27 जून को जब हबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई हुई, तब कोर्ट को चंद्रिका की मौत और उसके डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया। अदालत ने याचिका को निपटा दिया, लेकिन हरेश ने हार नहीं मानी। उसने न्याय की लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। 6 अगस्त 2025 को हरेश ने थाराद पुलिस में एक औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत में उसने चंद्रिका के आखिरी संदेशों, उसके डर और संदेहास्पद परिस्थितियों का विस्तृत ब्यौरा दिया। इस शिकायत के आधार पर बनासकांठा पुलिस ने एक गहन जांच शुरू की, जिसकी कमांड डाटा डिवीजन की एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी सुमन नाला को सौंपी गई। एसपी नाला की टीम के सामने कई चुनौतियां थी। चंद्रिका का शव अब मौजूद नहीं था, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी, गांव में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और परिवार ने मौत के तुरंत बाद अंतिम संस्कार कर दिया था। इन चुनौतियों के बावजूद टीम ने वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की। जांच टीम ने सबसे पहले चंद्रिका के परिवार के 7 सदस्यों को हिरासत में लेकर उनकी अलग अलग पूछताछ की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परिवार के सदस्यों के बयानों में बड़े अंतर और विरोधाभास सामने आने लगे। तकनीकी जांच में पुलिस ने चंद्रिका के इंस्टाग्राम संदेशों का विश्लेषण किया। हैरानी की बात यह थी कि चंद्रिका का फोन उसकी मौत के बाद गायब था। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली। इस दौरान हरेश के साथ चंद्रिका की बातचीत के रिकॉर्ड भी जांच का हिस्सा बने। आखिरकार लगातार पूछताछ और दबाव के बाद चंद्रिका के चाचा शिवराम पटेल ने आरोप दावे के अनुसार हत्या और उसके बाद की गई साजिश को कबूला। शिवराम के बयान के अनुसार चंद्रिका ने परिवार को बदनाम किया था और उसके पिता सेढ़ा और उन्होंने मिलकर फैसला किया था कि इसे खत्म करना होगा। इस कबूल के आधार पर पुलिस ने 6 अगस्त को ही चंद्रिका के पिता सेढ़ा दरगाह पटेल और चाचा शिवराम दरगाह पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS
की धारा 103, 1, हत्या, 123, जहरीले पदार्थ से चोट पहुंचाना, 238, सबूतों को गायब करना और 54, मौजूद रहकर उकसाना के तहत एफआईआर दर्ज की। शिवराम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सेढ़ा पुलिस से छिपता रहा। गिरफ्तारियों के बाद का दौर कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर एक नई लड़ाई का साक्षी बना। चंद्रिका चौधरी का मामला अब केवल एक हत्याकांड नहीं रह गया था, बल्कि यह देश भर में ऑनर किलिंग के खिलाफ एक प्रतीकात्मक लड़ाई में बदल चुका था। मुख्य आरोपी चंद्रिका के पिता सेढ़ा दरगाह पटेल अभी भी फरार थे। पुलिस ने उन्हें ढूंढने के लिए राज्य स्तरीय तलाश अभियान चलाया। गुजरात पुलिस की विशेष जांच टीम ने पड़ोसी राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी छापेमारी की, लेकिन सेढ़ा किसी तरह पुलिस की पकड़ से बाहर बना रहा। पुलिस का मानना था कि उसे परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा छिपाया जा रहा है। अक्टूबर 2025 आते आते इस मामले ने एक व्यापक सामाजिक बहस को जन्म दे दिया। शिक्षाविदों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देश भर में सेमिनार और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। उन्होंने मांग की कि ऑनर किलिंग के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। #जस्टिस फॉर चंद्रिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ। चंद्रिका की आवाज अब भी उसके संदेशों में जिंदा है, जो हमसे सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या हमने उसे बचाने में देर कर दी? क्या समाज की इस इज्जत ने एक होनहार, मेहनती और सपने देखने वाली लड़की की जान ले ली? चंद्रिका की कहानी का अंत हो गया, लेकिन उसके सवालों की गूंज अब भी जारी है।